चलिए, सो पहली क्लास है, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले क्योंकि स्टार्ट बिल्कुल जीरो से ही करेंगे हम लोग, राइट। तो हमें पता होना चाहिए यार, ये लॉ पढ़ने आए हो आप लोग, ये लीगल स्टडीज आप पढ़ने तो आए हो, लेकिन ये लॉ है क्या? लॉ है क्या? व्हाई वी आर स्टडिंग द लॉ, राइट। एंड द सेकेंड इज, सर ये लॉ बनता कैसे है? जब मोदी जी का मन आता है तब एक लॉ पास कर देते हैं क्या? कैसे बनता है लॉ? हम ये कुछ बेसिक टर्म्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे, अगर आज टाइम मिला तो एक एक्ट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, लीगल स्टडीज का क्या सिलेबस आपको पता है? लीगल स्टडीज का सिलेबस क्या है प्रिसाइजली? अगर सिलेबस पता हो आपको, नहीं पता तो चलिए उसकी भी बात कर लेंगे हम लोग कि सिलेबस क्या है आपका, राइट। ओके, so फर्स्ट क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज व्हाट इज लॉ? हाँ जी बताइएगा, लॉ क्या है? आपका क्या मतलब है, क्या मानना है, व्हाट इज लॉ? आ जाओ बेटा आ जाओ। चलिए बताइए बेटा, व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है? क्या नाम है बेटा आपका? मोहित। और आपका नाम क्या है? मनुखा। मनुखा, मयूखा। ओके, स्पेलिंग क्या है आपकी? ओके ओके, मयूख, ठीक है मयूखा। मुझे बताइएगा बेटा, लॉ क्या है? मोहित जी, व्हाट इज लॉ? व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है? आपको जो सेंस समझ में आता है, ऑनलाइन से भी बच्चा बताना चाहे, मोस्ट वेलकम। व्हाट इज लॉ? अच्छा मैं आपको कहता हूं दैट लेट्स से आपका पड़ोसी आपसे कहता है कि भाई ये जो तेरा घर है ना, ये जो तेरा घर है, इसके बाहर जो ये तेरे पास एरिया है, आ जाएगा। ये जो तेरा घर है, इस घर पे देखो, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ऐसे फ्लोर बने हुए हैं आपके पास। और यहां घर के बाहर बिल्कुल गेट पे ना, आपने अपनी गाड़ी भी खड़ी कर रखी है, उसने अपनी गाड़ी भी खड़ी कर रखी है, राइट राइट। अब क्योंकि आप अपनी गाड़ी निकाल करके लेकर के जा रहे थे, उसकी गाड़ी में ठुक गई, राइट। अब क्या होता है, अब वो बंदा आप पे केस फाइल करना चाहता है, इस बात के लिए कर सकता है या नहीं कर सकता? एक्सीडेंट हुआ है सर, आपसे रेमेडी मांग रहा है, आप रेमेडी भी नहीं दे रहे हो, क्या वो इसके लिए आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता? बताइए बेटा। आप एक काम करो ना, आगे ही आ जाओ, इधर आ जाओ, सो दैट थोड़ा इंटरेक्शन बना रहेगा। चलो एक और एग्जांपल है आपके सामने। मान लीजिए कि ये आपका घर है, राइट, और इसके बाहर कोई थर्ड पर्सन आकर के कार पार्क कर देता है। आप मना करते हो उसको कि भाई मेरे घर के बाहर ये कार पार्क मत कर, मेरे बिल्कुल फ्रंट गेट के सामने ये कार पार्क मत कर, मुझे दिक्कत होगी। बट भैया वो तो मानने वाला है नहीं, they do that। अब मुझे बताइए, क्या आपकी बात मानी जा रही है? नहीं मानी जा रही है। लेकिन अगर कोई लॉ होता जो उसको कॉन्सिक्वेंसेस बता देता कि भाई अगर तुमने ये किया ना, तो इसके बदले ना 2 साल तक की जेल है, इतनी पेनल्टी है, तो माइट भी शायद वो बात मान जाता, यस और नो? तो लॉ एक चीज देता है, दैट इज कंपल्सन। क्या देता है ये? कंपल्सन। चीजों को कंपल्सरी कर देता है, दैट इज नॉट ऑप्शन टू यू, दैट यू हैव टू फॉलो, आपको वो करना ही पड़ेगा। लॉ आपको क्या दे रहा है बेटा? माइट बी थर्ड पर्सन। मैं उसको बहुत रियलिस्टिक बात कह रहा था कि भाई मेरे घर के सामने, बहुत सिंपल बात है यार, मेरे घर के सामने अगर तू ये कार पार्क करेगा ना, तो मेरे को इनकन्वीनियंस होगी। बट वो मेरी बात मान नहीं रहा है। हाँ जी, बट अगर मान लीजिए कि लॉ होता, कोई रूल होता, कोई रेगुलेशंस होते, तो वो मानता। क्यों मानता? जब मैं उसको जाकर के कहूंगा भाई देख, ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है और इसने बोल रखा है कि भैया कार जो है आप किसी के फ्रंट गेट के सामने पार्क नहीं कर सकते, 2 साल की पनिशमेंट है, शायद बात मान जाएगा। अब शायद वो बात मान जाएगा। लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? इट एक्ट्स एज अ गाइडलाइन, क्योंकि ये क्या है बेटा? एक गाइडलाइन है।
एज व्हाट टू एक्सेप्ट इन द सोसाइटी, कि किन चीजों को सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और किन चीजों को सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग वेजिटेरियन हो, नॉनवेज खाते हो, आप तो वेजिटेरियन, मैं भी वेजिटेरियन, लेकिन लेट्स से दैट इफ देयर इज अ पर्सन हु वांट टू ईट नॉनवेज, राइट, और हम तीनों मिलकर के उसको मार रहे हैं, नॉनवेज खाएगा, फटा ले नॉनवेज खाएगा, भाई साहब मारे ही जा रहे हैं, बताओ इज दिस फेयर? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हम किसी के एडिबल्स के ऊपर या फिर क्या चीजें वो खाना चाह रहा है, क्या चीजें नहीं खाना चाह रहा, किसी के चॉइस के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं क्या? या फिर उनके चॉइस को हम जाकर के जो है हैम्पर कर सकते हैं क्या? नहीं ना। मतलब क्या सर, द लॉ इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि आपको गाइडलाइंस के बारे में पता होता है, ये गाइडलाइंस जो कि सोसाइटी को एक्सेप्ट करनी होती है, ये गाइडलाइंस है जो कि किसको एक्सेप्ट करनी होती है? सोसाइटी को एक्सेप्ट करनी होती है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मतलब सोसाइटी को गाइडलाइंस एक्सेप्ट करनी है, समझ में आ रहा है, राइट? मेरी बात शायद सोसाइटी ना माने, लेकिन लॉ की बात सोसाइटी को मानना पड़ेगा। यस, लॉ की बात सोसाइटी को माननी ही पड़ेगी। लेकिन 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 मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉ अकॉर्डिंग टू सोसाइटी है या सोसाइटी अकॉर्डिंग टू लॉ है? हाँ जी, लॉ अकॉर्डिंग टू सोसाइटी है या सोसाइटी अकॉर्डिंग टू लॉ है? यस, आई वांट आंसर बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जी, सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ है। हाँ जी, ऑनलाइन से बताइए बेटा जल्दी से, लॉ के अकॉर्डिंग सोसाइटी है या सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको? सर, लॉ के अकॉर्डिंग सोसाइटी या सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ? जयश्मी राव, योर आंसर। बताइए, जल्दी बताइए। आर यू लिसनिंग? सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ, सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ, और आप कह रहे हो लॉ के अकॉर्डिंग सोसाइटी। क्या कह रहे थे आप? सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, मेरा सिंपल सवाल था आपसे कि सर एक ये जो लॉ है ना, इसके अकॉर्डिंग है हमारी सोसाइटी, ये अकॉर्डिंग है हमारी सोसाइटी, या फिर सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग है लॉ? आपका आंसर क्या था बेटा? सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? लॉ, राइट। सर सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, आपने अभी किसान आंदोलन सुना ना? किसान आंदोलन क्या हुआ उसमें? देयर वर 3 बिल। कितने बिल्स थे बेटा? राइट। वो तीनों बिल जो है किसानों को पसंद नहीं थे, वो तीनों बिल किसानों को पसंद नहीं थे। वो बता रहे हैं कि यार इन बिल्स की वजह से ना हमें लॉस ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, एंड दीज लॉस, दीज बिल्स विल फेवर द मर्केंट्स, द व्यापारी ओनली, राइट। हमें इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ऐसा किसने बोला? ऐसा किसने बोला? फार्मर्स ने। किसने बोला ऐसा? फार्मर, राइट। द थिंग इज कि आप देखो लॉ किसके अकॉर्डिंग है बेटा? सोसाइटी के अकॉर्डिंग। भाई साहब 100 डेज से ऊपर वो लोग जो है कह लीजिए प्रोटेस्ट पे बैठे रहे, एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली आप देखते हो कि सरकार को आखिरकार जाकर के वो लॉ क्या करना पड़ा बेटा? वापस लेना पड़ा, राइट। मतलब आप कह सकते हो यहां पर एक बार एक चीज और प्रूव हो गई, दैट सोसाइटी के अगेंस्ट में कभी भी अगर कोई लॉ आता है तो भैया वो लॉ ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं, सोसाइटी रोड पे सड़कों पे उतर आएगी, वो लॉ चलने वाला नहीं, राइट। क्लियर? सर हम लोगों को चाहिए था कि रेप विक्टिम्स को फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, निर्भया केस हुआ, उसके जस्ट बाद लॉ में चेंजेस आ गए। क्यों? पूरी दिल्ली जो है ना वो निकल गई थी घर से बाहर, बिकॉज ऑफ दैट। आप देखो सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ चल रहा है या नहीं चल रहा है? बिकॉज ऑफ दैट सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ चल रहा है। रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली द कपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं, द कपल रीच टू द हाई कोर्ट। कपल कैसे? दैट द वुमेन वर मैरिड विद समवन, और उसके बाद उसका एक एक्सटर्नल अफेयर होता है विद अ गाय,
और वो कह रही है कि सर मैंने अभी इस पर्सन से, जो उसका फर्स्ट पति है, उससे उसने फर्स्ट हस्बैंड से उसने अभी तलाक नहीं लिया, इन द प्रोसेस, दे आर इन द प्रोसेस, बट अब वो लिविंग में रह रहे हैं। कौन? नए वाला लड़का और वो औरत, वो लिविंग में रह रहे हैं एंड दे वांट कि उनको प्रोटेक्शन मिले। क्या मिले उनको? प्रोटेक्शन मिले। हाँ जी, कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि भाई साहब इंडिया में ही रह रहे हो ना, और जब इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस कम से कम फॉलो करो। वो तो बात की बात है, कस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा लॉ इज कस्टम। द कस्टम बिकम्स लॉ एंड दैट्स व्हाई आपको, हम लोग वैसे तो आपके लाइफ कंसर्न्स को देख करके आपको जो है वो ग्रांट कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। बट द थिंग इज कि आप जो काम कर रहे हो, दैट यू हैव योर हस्बैंड, अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ और यू आर विद समवन एल्स, तो ये तो अलाउड नहीं है एज पर द हिंदू लॉ। तो उसको वहां पे फटकार मिली। क्या लगी बेटा उनको? फटकार। क्यों? सोसाइटी के अकॉर्डिंग दे वांट टू लॉ होना चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ। सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व होगी वैसे वैसे लॉ भी इवॉल्व होएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, राइट। लेस्बियंस आर अलाउड इन इंडिया नाउअडेज, यस, राइट, है या नहीं है? हैं? लेकिन क्या बताओ, आज से 50 साल पहले देवर अलाउड? नॉट एट ऑल। मतलब कि जैसे जैसे आपका लॉ इवॉल्व, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे लॉ इवॉल्व हो रहा है। अच्छा, इसके मतलब क्या? इसका मतलब कि अगर मैं कहूं यूएस की सोसाइटी है तो यूएस की सोसाइटी और इंडिया की सोसाइटी एक जैसी है क्या? नहीं। तो यहां के लॉज भी एक जैसे होंगे क्या? नहीं, नहीं। खासकर क्रिमिनल लॉज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। यस और नो? सिविल का मैटर फिर भी समझ में आता है। एक बार जब हम बात करते हैं बिजनेसेस की, तो बिजनेस में वी आर डेवलप्ड टू, राइट, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम। तो वहां तो फिर भी आप कंपैरिजन देख सकते हो, इज द सेम, ऑलमोस्ट सेम। बट जब हम बात करते हैं बाकी एस्पेक्ट्स की, दैट द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, वहां पर हम सेम नहीं है। और क्योंकि हम वहां पर सेम नहीं है, दैट्स व्हाई हमारे लॉज और उनके लॉज में डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट? यस सर। लॉ इज व्हाट? मेरी बात कोई नहीं मानेगा, लॉ की बात हर कोई मानेगा। दैट्स व्हाई लॉ इज द गाइडलाइन व्हाट इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। मतलब अगर मैं कहूं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ बना दिया गया एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। अच्छा देखो, लॉ जब बना दिया गया, बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए, कौन है? ये जो लॉ बना दिया गया, ध्यान से देखिएगा, ये जो लॉ बना दिया गया, मुझे बताइए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए एक बार सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपने लॉ बना दिया एंड दैट लॉ इज एप्लीकेबल टू होल सोसाइटी, यस और नो? देखो क्या हुआ, मेरी बात सुनना। दैट लेट्स से द मर्डर इज द क्राइम, यस और नो? द मर्डर इज द क्राइम, यस, इसमें कोई शक ही नहीं है सर। ओके, एक्चुअली सोसाइटी में मर्डर अलाउड होने नहीं चाहिए, मर्डर अलाउड नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लॉ कि दैट इट इज अ क्राइम, राइट। बट ना, मैंने किसी का मर्डर कर दिया और उसके बाद मैं कहता हूं मैं नहीं मानता, मेरे अकॉर्डिंग ये लॉ बना नहीं, और मैं नहीं मानता कि मेरे अकॉर्डिंग ये लॉ बना था। दैट्स व्हाई ये लॉज को भी मैं इंप्लीमेंट नहीं करता, कम से कम मेरी लाइफ पे तुम्हारे कोई भी लॉज नहीं लगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? व्हाई? बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ द इंडिया। तो इंडिया में हर कोई जाकर के लॉ तो बना नहीं सकता। द थिंग इज दैट हम सारे लोग जाकर के पार्लियामेंट में खड़े होकर के लॉ तो नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई वी हैव द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। क्या है बेटा हमारे पास? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे बीच से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं, ठीक है? जैसे अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैंने हमारे बीच से हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया। एंड व्हाट इज, हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, दैट पर्सन इज जस्ट लाइक अस। वो हमारी बातें जाकर के पार्लियामेंट में रखेगा, वो हमारी तरह ही है, हमारे बीच का ही है, हमारी बातें जाकर के पार्लियामेंट में रखेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को जाकर के पार्लियामेंट में रखेगा, और पार्लियामेंट से जो भी लॉ निकल के आएगा, जो भी पास होगा, इसमें मैं अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मानूंगा। मैं मानूंगा कि मैं इन्वॉल्व था उसमें। यही तो एजम्पशन है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में, यही तो एजम्पशन है। यस और नो? यस, यही तो एजम्पशन है। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही लॉ है, और उसके बाद जब वो लॉ डेवलप हो गया, उसके बाद सोसाइटी को वो लॉ क्या करना पड़ता है बेटा? मानना पड़ता है। सोसाइटी को वो लॉ क्या करना पड़ेगा बेटा? मानना। करेक्ट, दैट इज कंपल्सरी। विदाउट इट देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट। अगर मान लीजिए कोई लॉ ना हो, तो जैसे मैंने कहा कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, किसी ने नॉनवेज खाया तो भीड़ ने पकड़ के उसको मार दिया। करेक्ट, बेसिकली दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है? ये क्या बेटा? कॉन्फ्लिक्ट।
इस कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन द सोशल ग्रुप एंड कम्युनिटी रोकने के लिए आपके पास क्या, देयर इज अ लॉ, देयर इज अ लॉ। इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए क्या है हमारे पास, लॉ है। यस, वर्शिप का तरीका क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मैनर ऑफ वर्शिप, वर्शिप कैसे किया जाए। क्या मैं सड़क पे वर्शिप कर लूं, मैं ट्रैफिक को रोक करके उसके बाद, या फिर मैं वर्शिप ऐसे करूं जिसकी वजह से अदर को कुछ कॉज हो, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आए वैसे, या फिर मान लीजिए अगर मैं कहूं कि सर उसमें, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। और हमने अभी ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ यही पढ़ा है दैट सर लॉ एक ऐसे गाइडलाइंस की तरह यूज कर सकते हैं आप जो कि एक्सेप्टेड होता है इन द सोसाइटी, एक्सेप्टेड होता है इन द सोसाइटी। जनरली एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं बच्चे कि सर सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही लॉ होता है, कुछ एग्जांपल दिए। और उसके बाद वंस द लॉ फ्रेम, जैसे ही लॉ फ्रेम हो जाता है, बेसिकली लॉ इज एक्सेप्टेड बाय होल द सोसाइटी। हम मान लेंगे कि ये एक्सेप्टेड है बेटा बाय होल सोसाइटी, राइट। यही है कंक्लूजन। नेक्स्ट हमने पढ़ा इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटीज, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, लॉ ही काम में आएगा, लॉज ही आपके लिए मान्य होने वाले। पाइवटल है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इजी एंड इजी अडेप्टेशन है। इसके पीछे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इजी अडेप्टेशन है। मेरे घर के बाहर अगर आपने कार लगा दी है, मैं कह रहा हूं प्लीज ऐसे मत करो ना, रोड पे खड़ी है, तुम्हारे घर के आगे थोड़ी खड़ी है, रोड है ये, लड़ने लग रहे हो तुम। फिर मैंने कहा ये हाई कोर्ट का ना ऑर्डर है। अच्छा, तुमको पता होगा दैट द हाई कोर्ट ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू द, कहां हाई कोर्ट ऑर्डर कहां एप्लीकेबल होता है, इन द होल, सॉरी हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है क्या, हाई कोर्ट इन जनरल स्टेट वाइज होता है, स्टेट वाइज होता है। बट द थिंग इज देयर आर द एक्सेप्शंस फॉर दैट। वन इज कि सर एक ही स्टेट में दो हाई कोर्ट्स भी हैं, जैसे यूपी इज द एग्जांपल वेयर वी हैव टू हाई कोर्ट्स इन अ सिंगल स्टेट, राइट। सो जनरली वी हैव टोटल 25 हाई कोर्ट्स, कितने, 25 हाई कोर्ट्स। अब जैसे मैं अगर बताऊं आपको तो जो हमारे पास कोलकाता हाई कोर्ट है, दैट द वेस्ट बंगाल एंड ऑल, उसका तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कहां जाती है बेटा, नादर एंड दादर हवेली पे भी जाती है, यूटीज पे भी जाती है, उसके पास में जो यूटी है दैट इज राइट। सो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि सर हाई कोर्ट डिसीजन इज द लॉ फॉर देयर ज्यूरिसडिक्शन। कहां के लिए लॉ होगा बेटा, जहां तक उनका ज्यूरिसडिक्शन, जहां तक क्या है उनका बेटा ज्यूरिसडिक्शन। जैसे मैंने आपको बताया दैट कि अगर यूपी की बात करें, देयर वी हैव द टू हाई कोर्ट्स ओवर देयर, तो जो एक हाई कोर्ट है उसका जहां तक ज्यूरिसडिक्शन है उसके लॉज जो है वहां तक एप्लीकेबल है, करेक्ट है, दूसरे का अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऑल्दो यूपी में एक्सटेंशन है बेंचेस का, राइट, वो मैं कभी आपको समझाऊंगा, उसके लिए परेशान मत होना, अभी आप जितना बता रहा हूं उतना समझ लो, नहीं तो पहली क्लास में लॉ से विश्वास उठ जाएगा, ठीक है ना। एंड आई वांट कि थोड़ा हौले हौले से आराम से सही चीजों पे पहुंचेंगे, करेक्ट। सो इजी एडेप्टेशन हो जाता है क्या, जैसे मैंने कहा कि मेरे घर के बाहर अगर आपने गाड़ी खड़ी की, मैंने आपको मना किया, शायद आप ना मानो, लेकिन हाईकोर्ट का कोई डिसीजन आ गया और मैं आपको दिखा रहा हूं जी देखो हाईकोर्ट का डिसीजन है, मानना पड़ेगा, आप मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, अब आपको मानना पड़ेगा, दैट बिकम्स द लॉ। तो लॉ बनने के कितने तरीके बेटा, जनरली अगर मैं कहूं तो डिसीजन बाय द कोर्ट, क्या बोलते हैं बेटा, डिसीजन बाय द कोर्ट, कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, कोर्ट का डिसीजन आ रहा है। वन इज द कोर्ट डिसीजन, वन इज द कोर्ट डिसीजन इन द ज्यूरिसडिक्शन, इन द ज्यूरिसडिक्शन। जब मैं कह रहा हूं डिसीजन इन द कोर्ट, तो ध्यान से देखना बेटा, जनरली हमारे पास हाई कोर्ट है और क्या बेटा, सुप्रीम कोर्ट है। सर लोअर कोर्ट भी तो है हमारे पास, लोअर कोर्ट का डिसीजन लॉ नहीं बनता, वो लॉ नहीं बनता, करेक्ट है। सर हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो लॉ है किसके लिए बेटा, फॉर द ज्यूरिसडिक्शन, फॉर द सेम ज्यूरिसडिक्शन, राइट, इन विच दे आर ऑपरेटिंग, in which they are operating, right। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, दिस इज द लॉ फॉर होल नेशन, इज दिस क्लियर, बोलिए यहां तक कोई डाउट है, पक्का, यहां तक कोई डाउट होना नहीं। चलिए एक बार मुझे बताइए लॉ की जरूरत क्या है, दिस इज द जनरल गाइडलाइन, क्या बेटा ये जनरल गाइडलाइन है, कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है बिटवीन द सोसाइटी एंड कम्युनिटीज, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इजी अडेप्टेशन है, क्या बेटा ये इजी अडेप्टेशन, राइट। लॉ की बात करें तो लॉ, हाँ जी, लॉ की बात करें तो लॉ बनाने के दो तरीके हैं। पहला हम लोगों ने कहा डिसीजन बाय द कोर्ट,
इसको बोलते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑल्सो। क्या बोलते हैं इसको? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। क्या? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। एंड द सेकेंड इज दी, जो लॉ बनता है बाय द पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव। आप हम ना आज जो टाइम लगाने वाले वो इसी के ऊपर लगाने वाले, राइट। आप सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा वाई लॉ, हेडिंग डालिएगा वाई लॉ, द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ, वाई लॉ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। शॉर्ट में लिखेंगे बेटा अपने, शॉर्ट में लिखेंगे अपने आंसर। फर्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस which is accepted in the society, which is accepted in the society। जनरल गाइडलाइंस है जो कि क्या है बेटा? एक्सेप्टेड है इन दी सोसाइटी, राइट। जनरल गाइडलाइंस which is accepted in the society। डन, ठीक है। सो मैंने इसके बाद क्या बताया आपको? मैंने आपसे कहा law is according to सोसाइटी। लॉ कैसे है बेटा? अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, राइट। उसमें नेक्स्ट मैंने आपको बताया, वंस द लॉ इम्प्लीमेंटेड, वंस द लॉ इम्प्लीमेंटेड, it is applicable to all citizens and non-citizens within territory also। इन जनरल ऐसा ही होता है बेटा, समझ रहे हो बात को? इन जनरल ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि चाइना से किंचिनपो और किंचिनपू दो लोग आए हैं, राइट। किंचिनपो ने किंचिनपू को मार दिया। अब मुझे एक बात बताओ, कहां मारा है? इंडिया में, इंडियन टेरिटरी के अंदर। तो उनके ऊपर जो केस फाइल होगा, जो लॉ की एप्लीकेबिलिटी होगी, वो हमारे लॉज की एप्लीकेबिलिटी होगी या चाइना के लॉज की एप्लीकेबिलिटी होगी? हमारे। तो इन जनरल वंस द लॉ इंप्लीमेंटेड, लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन। सारे सिटीजन तक इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सिटीजन पे तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। साथ में क्या ये नॉन सिटीजन भी हमारे पास इंक्लूडेड होंगे? इन जनरल यस, कहीं कहीं पे छोड़ा हुआ है, कहीं कहीं पे छोड़ा हुआ है, राइट। इन जनरल यस, they will be tried as per the Indian laws, right। उनको ट्रायल किया जाएगा बेटा as per the Indian law। Is this clear? कोई दिक्कत है? पक्का? Sure। So law is what? According to the society, once the law implemented, जैसे ही लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा, मैंने आपको बताया सारे सिटीजन के ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाला, करेक्ट है? चलिए इसके बाद देखना बेटा, मैंने आपको क्या समझाया था। इसके बाद मैंने कहा दैट लॉ, लिखिएगा बेटा नेक्स्ट पार्ट में, विदाउट लॉ, ऐसे लिखिएगा विदाउट लॉ there would be conflict, without law there would be conflict। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए easy adaptation, easy adaptation, easy adaptation। देखिए
इसके अलावा मैंने कहा लॉज की जब आप बात करते हो, द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इसको क्या बोलते हैं? डिसीजन बाय कोर्ट। अगर कोर्ट हाई कोर्ट है और तो कोर्ट क्या हो सकता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट। इफ द कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट देन द लॉ इज, द decision becomes law for whole nation. If it is high court, then decision becomes law for the area having jurisdiction of the court, for the area having jurisdiction of the court. Jurisdiction of the court, right? For the area having jurisdiction of the court. चलिए, पूरा फोकस इधर देखना बेटा, पूरा फोकस यहां देना है आपने। थोड़ी देर बाद लिख लेना, बहुत टाइम दूंगा आपको। यहां देखो, मैंने आपसे क्या कहा? लॉज की बात कर लीजिए। इंडिया में लॉज बनाने के दो तरीके। कितने तरीके हैं बेटा? दो। वन इज व्हाट? वन इज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सारी चीजें ना सर, सारी चीजें ना आपके पार्लियामेंट में डिसाइड नहीं होती, राइट? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कोर्ट के सामने आती हैं, पार्लियामेंट के सामने नहीं आती। कोर्ट के सामने तो आती है, किसके सामने नहीं आती बेटा? पार्लियामेंट के सामने नहीं आती। जैसे मैं आपको बता दूं, कल की ही बात है, देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। कैसा डिसीजन? द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन वन केस कि भाई साहब आप ना 498A का गलत यूज करते हुए हम देख रहे हैं लोगों को। जो शादी होती है ना, तो शादी के बाद अगले 7 साल तक बच के रहना पड़ता है। किसको? पति को। किसको बेटा? पति देव को। क्यों? रीजन इज सिंपल कि 7 सालों के अंदर अंदर ना एक लड़की, एक औरत जो है वो क्या कर सकती है बेटा? डॉरी का केस फाइल कर सकती है, और उसके अंदर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं कि भाई आपको पर्सन को पहले तो जेल में ही डालना पड़ता है। दो आजकल कुछ गाइडलाइंस हैं, देयर आर सम गाइडलाइंस, उसको फॉलो किया जाएगा। बट द थिंग इज, आज कल की बात बताऊं मैं, कल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया और बोला गया पार्लियामेंट को प्लीज अमेंड दिस सेक्शन। पार्लियामेंट को बोला गया, डायरेक्शन दी गई कि इस सेक्शन को अमेंड कीजिए, हम इसका दुरुपयोग होते हुए देख पा रहे हैं। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही बात? तो मतलब क्या, बहुत सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर कोर्ट्स के अंदर तो आ रही हैं, बट द पीपल हु आर इन द पार्लियामेंट आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? उन लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। बट देखिएगा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, डिसीजन बाय द कोर्ट, हाई कोर्ट का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है तो क्या बेटा? तो उसको, उसके जो जुरिस्डिक्शन है ना, उस पर एप्लीकेबल होगा। और मैंने कहा इन जनरल आपके पास हर स्टेट में क्या बेटा? एक कोर्ट है। देयर वी हैव टोटल कितने की कोर्ट है बेटा? हाई कोर्ट, टोटल 25 हाई कोर्ट्स, टोटल 25 हाई कोर्ट्स, राइट? टोटल 25 हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कितना है बेटा? ओनली वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां से थोड़ा सा आगे जाओगे, बिल्कुल सीधे सीधे क्या मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट? बिल्कुल सीधे जाना है, मुड़ना उड़ना कहीं नहीं, बिल्कुल सीधे जाओ। यहां से बड़ा इजी है पहुंचना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 15 मिनट का रास्ता, खत्म।
बस क्लियर है? समझ में आ रही बात? देखिए सर दूसरा तरीका भी लॉ बनाने का, अरे बेटा दूसरा ही तरीका है लॉ बनाने का, ये तो जुगाड़ है। तरीका क्या है? मेनली देखो हमारे पास दो टू टीयर गवर्नमेंट है। द टू टीयर गवर्नमेंट मींस व्हाट? क्या बोलते हैं ऐसे सिस्टम को? टू टीयर गवर्नमेंट होता है जहां पे, वहां पे क्या बोलते हैं उसको? हमारे पास टू टीयर गवर्नमेंट है, यस और नो? कौन कौन है? गवर्नमेंट की बात करें तो एक हमारे पास क्या है बेटा? हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी तो है। कौन है लोकल गवर्नमेंट? द पंचायत इन द रूरल एरिया, बट द अर्बन एरिया में द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये कौन है बेटा? ये थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है, राइट? फर्स्ट सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड थर्ड लेवल गवर्नमेंट भी है, बट उनके पास स्कोप नहीं है ज्यादा। दे आर नॉट ऑथोराइज्ड टू मेक द लॉज और फॉर्मुलेट द लॉज, एंड दैट्स व्हाई उनको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, राइट? उनको अथॉरिटी दी गई है भाई तुम ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सकते हो कुछ टैक्सेस वगैरह, लेकिन उसको ना प्रॉपर्ली लॉ नहीं बोला जा सकता, एंड दैट्स व्हाई लॉ के पर्पज से वी हैव टू टीयर गवर्नमेंट एंड द वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड इज द स्टेट गवर्नमेंट। अब तुम एक बात बताओ, आराम से लिखवाऊंगा तुमको, सुन लो पहले नालायकों। टू टीयर गवर्नमेंट है आपके पास, वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज द स्टेट गवर्नमेंट। अब मुझे बस एक बात बताओ कि दोनों गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा होते हुए देखा है तुमने? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लड़ते हुए देखा है तुमने? पावर डिवाइडेड है फिर भी लड़ते हैं, फिर भी लड़ते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर एंड मैनी मोर, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो दी नहीं जाती लॉ में। द थिंग इज दैट सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आपके पास टू टीयर गवर्नमेंट है, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाया गया ना, लोगों को पता था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, द पीपल हु वर देयर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना रहे थे, असेंबली को पता था कि भाई साहब लड़ेंगे ये लोग, काम करो, जस्ट शेड्यूल नंबर 7 डाल दो। कहां पे बेटा? शेड्यूल 7 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें इकट्ठे बता पाना बहुत मुश्किल है, बट जो कनेक्टिविटी आती जा रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बताता चल रहा हूं। लेट्स से दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आजकल ऐसा ही होता है, बुक वगैरह लेके कोई घूमता नहीं, बट मान लो फिर भी दिस इज द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? इसके पहले पेज पे देखो, पहले ही पेज पे क्या दिखेगा आपको? दी जनरली दी चैप्टर, राइट? चैप्टर का नाम, ये सारी चीजें, कंटेंट गिवन ओवर देयर, राइट? उसके बाद प्रीएम्बल स्टार्ट कर रहे हो, है ना? पहले ही क्या दिखेगा बेटा? चैप्टर। तो मतलब पूरी बुक जो है इतनी मोटी बुक है, वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट बुक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड की सबसे मोटी किताब कौन सी है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? पहले बाइबल हुआ करती थी, पीछे हो गई, अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है बेटा? दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स, जिसको तुम लोग पढ़ते थे ना चैप्टर्स। क्या पढ़ते थे? चैप्टर्स। यहां कह रहे हैं पार्ट बोलो, चैप्टर नहीं। क्या बोलना है तुमको? पार्ट। बोला पार्ट में क्यों डिवाइड किया? जस्ट टू मेक इट इजी, कि आपका रेफरेंस आसान हो जाए, कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। समझ रहे हो? रेफरेंस ही तो दे रहे। लेट्स से आफ्टर बिकमिंग द लॉयर, अगर आप जुडिशियल अथॉरिटीज के सामने खड़े हैं, आप जजेस के सामने खड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर एज पर, अगर मान लो तुमको आर्टिकल कोट नहीं करना है तो कम से कम ये तो बोलोगे, सर फंडामेंटल राइट्स गारंटी दिस, चैप्टर नंबर 3 हमें ये गारंटी दे रहा है। आप कोट कर पाओगे ना? अच्छा मान लो जज साहब भूल गए, तो जज साहब भी क्या अच्छा दे रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं जरा, तो चैप्टर 3 पे सीधे जाएंगे, देख लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। यस और नो? समझ रहे हो बात को? ठीक वैसे ही आर्टिकल क्यों दिया गया है? टू बी वेरी स्पेसिफिक। सारी चीजें अगर सोचो, सारी चीजें पैराग्राफ फॉर्म में लिखी होती है, अगर सीधा पैराग्राफ लिखे जा रहे हो, माय लॉर्ड मैंने पढ़ा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास। माय लॉर्ड कह रहे कहां पढ़ा है तुमने? वकील साहब भी कह रहे मैंने पढ़ा है, देखो अभी निकाल के दिखा रहे हैं। माय लॉर्ड भी निकाल रहे हैं, तुम भी निकाल रहे हो, दोनों लगे पड़े निकाल, मतलब आधा घंटा निकल गया जी साहब, निकालते पेज ही नहीं मिल रहा तुम। लेकिन अगर तुम सोचो कि आर्टिकल 19 सीधे बोल दो, माय लॉर्ड आर्टिकल 19 देख लीजिए, अच्छा बड़ा आसान हो जाएगा आर्टिकल 19 ढूंढना। यस और नो? तो मतलब क्या, जो तुम्हारे पास वो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ की नंबरिंग इज द आर्टिकल, नथिंग एल्स। रेफरेंस इजी करना है। क्या इजी करना है बेटा?
रेफरेंस इजी करना है। तो पैराग्राफ की नंबरिंग आप बता दोगे, माय लॉर्ड भी आराम से 19 आर्टिकल निकाल के बैठेंगे, तुम भी पढ़ के दो, कहानी खत्म। करेक्ट, यस और नो। सेक्शंस अगर देखो यहां पर एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न, यहां इसको आर्टिकल बोलते हो, बट बाकी के लॉज में उसको क्या बोलते हो, सेक्शन। लेकिन मोटो तो वहां पर भी सेम है, मोटो तो वहां पर भी सेक्शन सेम है ना। जैसे मैं कहता हूं माय लॉर्ड सेक्शन नंबर 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लीज रेफर, आराम से माय लॉर्ड सेक्शन नंबर 10 पे चले जाएंगे। अच्छा यहां पे 6 एलिमेंट्स गिवन है, ये 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, यस और नो, यस और नो, यस। तो सेक्शन का पर्पस समझ में आ रहा है क्या, सेक्शन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल, यस, इजी, वेरी इजी। ठीक वैसे ही सर आप तो हमें पढ़ा रहे थे शेड्यूल, ये क्या सेक्शन वेक्शन पे आ गया बेटा, सेक्शन शेड्यूल भी ऐसा ही है। कितने शेड्यूल है टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 से 12 तक जा रहा है। सारे शेड्यूल रटवाने हैं बेटा, रटने हैं तुम सारे शेड्यूल, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। बट अभी ना मैं तुम लोगों को ज्यादा पैनिक में नहीं देख सकता, तो बस मैं अभी शेड्यूल 7 पे बात कर लेता हूं। किस पे बेटा, शेड्यूल नंबर 7 that deals with the list। अच्छा एक शेड्यूल से ही एक चीज और बताओ, कभी आपने सुना है SC ST, SC ST ये क्या होते हैं, ये वही शेड्यूल है भाई। एक्चुअली में क्या हुआ, SC एंड STs आर द पीपल जो कि बैकवर्ड है, राइट, जिनको ना वो प्रिविलेज दी नहीं गई जैसे कि मिलनी चाहिए थी। आपकी क्लास फ्लैट वाली है क्या, अच्छा इसके बाद स्टार्ट, वो प्रिविलेज इनको मिलनी चाहिए थी वो दिया नहीं गया, इनको बहुत बैकवर्ड रखा गया। लोगों ने फील किया जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, इक्वालिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इक्वालिटी पे आधारित है, हमने कहा कि सर इनको ना स्पेशल प्रिविलेज दो आप, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो। तो हमने कहा अच्छा बताओ कौन कौन से कास्ट है, मान लो वहां पे 50 कास्ट के नाम लिख दिए हम। अब सोचो कि हर जगह पे जहां पे प्रिविलेज देने की बात हुई, जैसे मान लीजिए एजुकेशन के, हेल्थ के, तो हम लोग क्या हर जगह पे वो 50 कास्ट के नाम लिखते रहे क्या? तो हमने अलग से एक शेड्यूल में सारे कास्ट के नाम लिख दिए, सारे ट्राइब के नाम लिख दिए, और हम बोल देते हैं बस अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन लोगों को हम ये बेनिफिट दे रहे हैं, दैट्स इट। सोचो अगर 50 जगह पे इनको बेनिफिट दिया है, सारे कास्ट सारे ट्राइब्स के नाम अगर लिखते रहते, तो जो मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, बहुत लेंथीएस्ट हो जाता, यस और नो। ठीक वैसे ही इसीलिए बेटा क्या आता है आपके पास, ये शेड्यूल आता है, इसीलिए आपके पास ये क्या आता है बेटा, शेड्यूल आता है। समझ में आ रही बात? द शेड्यूल इज अ थिंग, बेसिकली शेड्यूल किस चीज के लिए बेटा, शेड्यूल भी आपके, जब मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बिल्कुल लास्ट में चले जाइए तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, शेड्यूल। आजकल कुछ जो प्राइवेट बुक्स हैं वो स्टार्टिंग में दे देते हैं, बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बिल्कुल लास्ट में क्या मिलेगा आपको, शेड्यूल मिलेगा, राइट। सो अब कहीं पे देखो एज पर शेड्यूल 1, जस्ट गो एंड रेफर द शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कुछ चीजें गिवन है, पढ़ लीजिए, रेफरेंस मिल जाएगा आपको। 50 जगह पे शेड्यूल 1 का रेफरेंस है, 50 जगह पे, तो क्या 50 जगह पे शेड्यूल 1 के वो सारी चीजें डेटा अगर डाला जाता तो और लेंथीएस्ट हो जाता आपका, यस और नो। एंड दैट्स व्हाई आपके पास शेड्यूल होता है। शेड्यूल क्यों होता है समझ में आ रहा है आपको? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल क्यों होता है? द रीजन इज सिंपल, करेक्ट, जस्ट टू मेक इट रेफरेंस, राइट, रेफरेंस के लिए। सर देखिए शेड्यूल नंबर 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें कितने लिस्ट है बच्चों आपके पास, कौन कौन से? यूनियन लिस्ट, one is the union list, second is the state list, and third क्या है बेटा, concurrent list। हाँ बात करेंगे, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, सही ध्यान से देखना बेटा। यूनियन लिस्ट, देयर वी हैव टोटल 92 आइटम्स। कितने आइटम्स है बेटा? मतलब इन 92 आइटम्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर सोनली लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके पास है लॉ बनाने की पावर? सेंट्रल यानी यूनियन गवर्नमेंट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ है कोई, उसके ऊपर उसको कॉम्बिट करते हुए उसके साथ इन एसोसिएशन ऑफ दैट अगर हमें कोई लॉ बनाना है, किसके पास पावर जाएगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राइट। जैसे मान लीजिए आपको ना हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए कोई लॉ बनाना है, किसके पास पावर है? विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राइट। जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो किसके पास है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट लिस्ट है हमारे पास, और स्टेट लिस्ट में टोटल 56 आइटम्स है, 56 आइटम्स, जहां पे लॉ बनाने की पावर लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा देखो, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाने की पावर कहां है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो अगर लॉ बनाएगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पुलिस के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसकी है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट। पुलिस किसके अंडर होती है, इन जनरल स्टेट के हाथ में होती है, एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरी वाली पुलिस, राइट। अच्छा, इसके अलावा फॉरेस्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है बेटा, स्टेट, राइट। जो पर्टिकुलरली उनके रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है बेटा, स्टेट के ऊपर, राइट। देन वी हैव द कॉन्करेंट लिस्ट, और इसके ऊपर लॉ बनाने की पावर दोनों के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास, राइट। ध्यान से देखिएगा बेटा, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी सेम लॉ बना रखा है, सेम ही टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, क्या बेटा, एजुकेशन में आप देखते हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बोर्ड है हमारे पास, एनसीईआरटी भी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है हमारे पास, उनके एनसीईआरटी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, राइट। सो क्या हमारे पास एजुकेशन के ऊपर दोनों ने लॉ बना रखा है, दिस इज द कॉन्करेंट मैटर। क्या है बेटा ये, हेल्थ। तो आपको दिखता है क्या कि सर स्टेट लेवल पे भी आपके पास क्या है बेटा, स्टेट लेवल पे भी आपके पास है ना हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं, और सेंट्रल लेवल के भी हॉस्पिटल्स हैं आपके पास। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सर अगर मान लीजिए देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द सीजी लॉ एंड एसजी लॉ, कौन सा वाला प्रिवेल करेगा, सीजी लॉ विल प्रिवेल, राइट, यस और नो। बट एक्सेप्ट वन केस, देयर इज एक्सेप्शन, one exception. What is exception? The exception is कि sir, if the president thinks fit that SG law shall prevail over CG law, right? अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि भाई साहब इस पर्टिकुलर एरिया के लिए ना स्टेट गवर्नमेंट का लॉ मस्ट प्रिवेल ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ, राइट, इन दैट केस, केवल उस केस के अंदर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बेटा जो है वो दबा दिया जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ जो है वो प्रिवेल कर दिया जाएगा, इफ द प्रेसिडेंट थिंक्स फिट, राइट। इज दिस क्लियर? तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। देखिएगा अगेन लॉज की बात कर लीजिए, तो लॉज की बात करें अगर तो कितने तरीके हैं आपके पास बेटा, एक तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, दूसरा क्या है बेटा आपके पास स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी, जहां पर आप लोग किसको चुनते हो, यस, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, करेक्ट, एमएलए, हिंदी में बोलते विधायक जी, कौन है ये, विधायक जी। जब पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में आप किसको चुनते हो बेटा, एमपी, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको आप बोलते हो सांसद जी, कौन है बेटा ये, सांसद जी, राइट। तो अभी सांसद जी के एग्जाम कह रहा हूं, द इलेक्शंस ऑफ द सांसद, राइट, इलेक्शंस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कहां तक नोट डाउन कर चुके हो आप, हाँ जी, बुक में बना हुआ है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज बनाओ, बस समझ में आ जाएगा ना आपको ये फ्लो चार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम शॉर्ट में जाएंगे, देखो आपको हमारे यहाँ से बुक तो मिली होगी या प्रोवाइड हो जाएगी, राइट। तो हम तो बुक से कुछ शॉर्टर ही देखेंगे ना, पूरी बुक अगर कॉपी में छाप दे फिर क्या ही मतलब है इसका, बुक तो है ही आपके पास, राइट। तो ऐसे ही आपके पास शॉर्ट नोट्स मिलते रहेंगे, उन शॉर्ट नोट्स को आप अपने पास रखेंगे। ये हो गया था ऊपर, थोड़ा और ऊपर, क्लास आपकी वहां है ना, शायद एक बार पता कर लो।
और करना है क्या इसको? लिख लिया बेटा? ये सब लिख चुके हो? चलो यहाँ आ जाइए। टाइप्स ऑफ लॉज, एक तो स्टेट बेस्ड लॉ है आपके पास, दूसरा क्या है बेटा? सेंट्रल बेस्ड लॉ। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हमारे पास। मैं बताऊंगा आपको जब थोड़ा सा करंट वगैरह की तरफ जाएंगे, दैट हर स्टेट के पास अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, हर स्टेट के पास नहीं है, राइट। बट द थिंग इज, फिर वहां कैसे होता है, चीजें कैसे बनती है, स्टेट का लॉ कैसे बनता है, दैट वी विल डिस्कस, डोंट वरी, राइट। अभी मैंने आपसे क्या बोला, लॉ इज वेरी मच वास्ट, बहुत सारी चीजें इकट्ठे एक बार में दे देना इज नॉट पॉसिबल, राइट। एंड दैट्स व्हाई हम हौले हौले शांति से आराम से बढ़ेंगे। तो मैं आपसे बता दूं, टोटल वी हैव द 6 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पूरे इंडिया में, ठीक है जी। स्टेट, सॉरी, काउंसिल्स अलग होती हैं, असेंबलीज अलग होती हैं, वो मैं डिस्कस कराऊंगा। मैं तभी तो कह रहा हूं कि अब मैं लॉज पे जाऊं या वो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे जाऊं पहले। तो द थिंग इज कि उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फिर ना देखो क्या हुआ, एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उस टॉपिक में बहुत सारी लिंकेज आ गई, तो वो लिंकेज मैं आपको समझाता रहा। लेकिन अगर मैं ये लिंकेज समझाने आ जाऊंगा ना, तो शायद ये वाली क्लास डिविएट हो जाएगी। जो प्लान है कि इस क्लास में मुझे इतना फिनिश करना है, वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग ऐसा नहीं है क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास में इसका डिस्कशन होगा, बट सेपरेट क्लास होगा, करेक्ट। देखिए बेटा, तो यहाँ पर आपके पास एमएलए इसमें आप अपॉइंट करते हैं, मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ, बस पीपीटी एक बार दिखा रहा हूँ, जो स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ। सेंट्रल बेस्ड लॉ है आपके पास, आपके पास पार्लियामेंट का ये जो पिक्चर है वो चेंज हो चुका है, दैट यू नो दैट, राइट। उसके बाद पार्लियामेंट में भी आपको पता है दैट अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राइट। अपर हाउस यानी कि लोकसभा, और उसके अंदर आप जो एमपी चुन करके भेज रहे हैं, दैट इज फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन, फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन दे आर गॉट इलेक्टेड, राइट। इस तरीके से आप सुनते हैं। लेकिन लोअर हाउस की बात करें, जहां राज्यसभा कह रहे हो आप इसको, यहां पर ये लोग चुने जा रहे हैं। कैसे बेटा, कैसे चुने जा रहे हैं? कैसे मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है, यही क्या होता है? एक बात बताऊं, हम जो लोकसभा में, जो हम लोकसभा के इलेक्शन देखते हैं, इसमें जितने लोग चुने जा रहे हैं ना, वो सही तरीका नहीं है, वो सही तरीका नहीं। जैसे लेट्स से देयर वी हैव 3 पीपल, जो लोग खड़े हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मान लेते 3 लोग खड़े हैं, ए को 30% वोट आते हैं, बी के पास जो है ना, डी भी मान लीजिए 4 लोग हैं, बी के पास 25% वोट आते हैं, राइट। इसके पास, सी के पास जो है, इसके पास 29% वोट आता है, 29%, राइट। और कितना बचेगा बेटा? 30, 25, 45, एक और बंदा खड़ा करना पड़ेगा आपको, राइट। 25% इसके पास मान लीजिए, कितना हो गया? 25, 25, 29, 50, और यहाँ पे इसको ले लीजिए आप, 3 बंदों में काम चल जाएगा आपका। यहाँ पर आप ले लीजिए इसको 20%, करेक्ट। कौन जीत रहा है इलेक्शन? ए जीत रहा है इलेक्शन, जीत रहा है सर, ए वॉन द इलेक्शन। बट एक बात बताओ, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट किन लोगों को पड़े बेटा? बी, सी और डी को मिलाकर के, यस और नो? बी, सी और डी को मिलाकर, मतलब जो लोग ए को चुन रहे हैं वो केवल 30% है। कितने बेटा? 30%। बाकी का रेस्ट 70% जो है वो ए को चूज नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट ये तो बात क्लियर है। वो बटे हुए हैं बी, सी और डी में। मतलब क्या? मेजॉरिटी के ऊपर वो नेता नहीं, मेजॉरिटी के लिए वो नेता नहीं, करेक्ट है, यस और नो? बट अगर आप चले जाओ बेटा इनडायरेक्ट इलेक्शंस में, तो इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है, वो मैं बताऊंगा। थोड़ा अगर समझ पाओ 1-2 लाइनों में तो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मान लीजिए कि ये है, इसको 25% वोट मिला है, बी डिस्क्वालीफाई हो रहा है, बी जो है इसके बाद सबसे कम वोट, मान लीजिए डी को, सी को सबसे कम वोट मिल रहा है, ये डिस्क्वालीफाई हो रहा है।
तो ही विल चूज कि भैया ये वोट किसको जाना चाहिए, बी को जाना चाहिए, डी को जाना चाहिए, ए को जाना चाहिए, वो चूज करेगा उसके बाद, मतलब अपने वोट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके बाद, राइट। सो ये उसके बाद भी अगर कोई जीत पा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाकी के लोग जो हार रहे हैं, राइट, उसका चूज किया जाएगा। और इस तरीके से चीजें चलती हैं, राइट। समझ में आ रहा है कुछ आपको? दैट इज द लेंथीएस्ट प्रोसेस। और इस प्रोसेस में पूरे इंडिया में वोट नहीं कराए जा सकते, पूरे इंडिया में इस प्रोसेस से वोट नहीं कराए जा सकते। एंड दैट्स व्हाई आपके पास जो तरीका चलता है, वो तरीका क्या चलता है बेटा, कि सर मेजॉरिटी वोट जिसके पास आ रहे हैं, मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी मतलब क्या सर, 4 लोगों में जो मेजॉरिटी में जा रहा है वो जीत जाएगा।